जनरलाइज्ड वेक्टर के इक्वल। आपको बताया था हम एक आर्बिट्रेरी या जनरलाइज्ड वेक्टर लेंगे उस स्पेस का और चेक करेंगे कि क्या ये उस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर उस आर्बिट्रेरी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता हुआ तो फिर ये होगा कि होल स्पेस जो है उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा, तो फिर ये इसका स्पेलिंग सेट बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखिए हमने जो किया था हमने ये किया, हम ये करते हैं कि हमने उस वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पुट कर दिया। तो जब उनके इस वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पुट किया तो उसको सिंप्लीफाई किया, तो पहले कांस्टेंट टर्म्स लिख ली, फिर उसके बाद x के कोफिशिएंट लिख लिए मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद x स्क्वायर के कोफिशिएंट लिख लिए। अब ये दो पॉलिनोमियल्स इक्वल है तो इसका मतलब है जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल आ जाएगी, जो x के कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएंगे, और जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? जी भाई, आप में से कोई एक्नॉलेज तो करे कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। जी भाई, यस आवाज सर। आ रही है? हाँ जी, तो बेटा कोई साथ बोलो ना, मुझे पता तो चले, एक आध बच्चा भी बोले तो उससे पता चलता रहता है कि मेरी आवाज आ रही है, ये नहीं कि मैं दीवारों के साथ बातें कर रहा हूँ। अब देखें ये, अब आपको पता है अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ तो फिर ये जो वेक्टर है उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो हम सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको पता ही है हम लोग क्या करते हैं कि उसका कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब है ये चूंकि नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगा, और अगर इसका सोल्यूशन पॉसिबल ना हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेक्टर, ये जो वेक्टर है आर्बिट्रेरी वेक्टर जो हमने लिया है उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो चूंकि ये देखिए जब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ रहा है? जीरो के इक्वल। चूंकि ये डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट से मुराद ये है कि ये सिस्टम जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन वेक्टर्स को ये जो आर्बिट्रेरी वेक्टर हमने लिया P2 का, इसको हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर ये उसका स्पेलिंग सेट नहीं होगा। अगर ये स्पेलिंग सेट नहीं होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना होने का मतलब है कि ये वाला सेट ऑफ वेक्टर्स जो है ये वो P2 की बेसिस फॉर्म नहीं करता। जी भाई, क्लियर हो गया? जी बताइए, क्लियर हो गया भाई? यस सर। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन तो नहीं कराना? 3-4 आपको कर दिए, टोटल 10 क्वेश्चन थे सिर्फ, 4-5 के करीब आपको वैसे कर दिए। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशन। यहीं से आगे चले, अगला पेज खोलेंगे तो बुक के एक्सरसाइज के एंड पे आपके पास आ जाएगा डायमेंशन। देख लिया भाई? डायमेंशन देखें क्या होती है। डायमेंशन की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। यानी कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसकी जो बेसिस है उसके जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वो उस स्पेस की क्या होगी? डायमेंशन होगी। जैसे ये देखें, अगर हम आर क्यूब ले लें, ये आपको पता है आर क्यूब जो है वो एक वेक्टर स्पेस होती है, और ये नीचे जो लिखी हुई है ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है, आपको पता है, ठीक है ना। तो अब इस स्टैंडर्ड बेसिस के नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर आप गिनो तो कितने बनते हैं? ये देखो, 1, 2 और 3। चूंकि ये नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 बनते हैं इसलिए आर क्यूब की डायमेंशन क्या होगी? 3। इसलिए हम आर क्यूब को बोलते हैं 3 डायमेंशनल। इसी तरीके से चले मैं आर स्क्वायर ले लेता हूं। अब आपको पता है आर स्क्वायर जो होती है उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है उसके नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने होते हैं? वो होते हैं 1, 0 और 0, 1। सिर्फ 2 वेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है आर स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो फिर क्या होगी? आर स्क्वायर की डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर क्या होगी? डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल होगी।
जी भाई, कि इसीलिए आर स्क्वायर को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल और आर क्यूब को बोलते हैं 3 डायमेंशनल। इसी तरीके से अगर हम आर एन ले लें, यानी वेक्टर स्पेस ऑफ एन ट्रिपल वेक्टर्स, तो फिर उसकी इस रूल से पता चल जाता है कि उसकी फिर डायमेंशन क्या होगी, एन होगी, क्योंकि उसकी बेसिस में एन वेक्टर्स है। अच्छा, उसके बाद पी एन जो है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है उसमें नंबर ऑफ वेक्टर जो होते हैं वो n प्लस वन होते हैं, यानी जितना इसका ऑर्डर होता है उससे एक ज्यादा वेक्टर होता है, क्योंकि वन भी उसमें शामिल होता है। तो फिर इसका मतलब है कि उसकी बेसिस, उसकी डायमेंशन जो है पी एन की भी क्या होगी, n प्लस वन होगी। इसी तरीके से जो स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस है, स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिसेस, उसकी उसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो m मल्टीप्लाई, उसकी बेसिस में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स वो m मल्टीप्लाई बाय n होते हैं। इसका मतलब है उसकी फिर डायमेंशन क्या होगी, m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया डायमेंशन क्या होती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था क्या वेक्टर स्पेस में हैव मोर देन वन बेसिस, यानी किसी भी वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है। अगर किसी भी वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है, तो फिर उसमें एक चीज कंफर्म है कि उसमें जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे वो हर बेसिस में सेम होंगे। यानी अगर एक बेस में नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है तो दूसरी बेस पे भी नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 होंगे, तीसरी में भी नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 होंगे। यानी हमेशा जितनी भी बेसिस किसी एक वेक्टर स्पेस की बनती है उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स हमेशा सेम होते हैं। इसका मतलब किसी भी एक बेसिस के जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो उस वेक्टर स्पेस की क्या होती है, डायमेंशन होती है। हाँ जी, क्लियर हो गया भाई। Yes, sir. हम्म। आगे आ जाए जी, इसी के अगले पेज पे आ जाए। ये देखें, यहाँ पे एक थ्योरम है। इसमें एक थ्योरम है, प्लस माइनस थ्योरम। ये देखें, ये आप लोग पढ़िएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हों और वो सब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो उनकी स्पैनिंग से जो स्पेस बनती है, हम उस स्पेस से बाहर अगर एक वेक्टर उसमें इंक्लूड कर दे, तो फिर वो जो नया वेक्टर आने से भी वो सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इसी तरीके से वो कहता है अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हो और वो उन उन वो लीनियरली डिपेंडेंट हो, तो उनमें से जो एक वेक्टर है जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर हम उस वेक्टर को उसमें से रिमूव कर दें तो बाकी वेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, ये देखिए, ये जो cos 2x है, आपको पता है ये cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर हम ये तीन वेक्टर्स हैं, तो अगर हम इन तीनों वेक्टर में से ये वाला वेक्टर रिमूव कर दे तो बाकी जो वेक्टर्स हैं दोनों वो क्या हो जाएंगे, फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर हुआ है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? Yes, sir. जी, आगे अगला टॉपिक जो है, अब अगला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में वो है बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन इन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब। ठीक है, आप लोग बुक का पेज नंबर निकाल लें, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आप लोग बुक का पेज नंबर निकाल लें। एक तो मेरी बुक का पेज नंबर निकाल लें 259। वो टीचर ने उसकी जाके डिजाइन का तो हल करके भाई म्यूट करें अपने आप को, म्यूट करें। ये बुक का पेज नंबर जो है वो 259, अगर आप देखें तो वहां पे है बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का। ठीक है, निकाल लिया सबने?
बुक का पेज नंबर 259। सर निकाल रहे हैं। ये है जी, बुक का पेज नंबर 259 निकाल लिया। सब लोग ओपन करें इस पेज को, क्योंकि हमने अब काफी ज्यादा बुक से पढ़ना है। जो हमारे यहाँ पे टेबल्स है वो बुक से ही पढ़े जाने हैं, उसके बगैर नहीं पढ़े जाने। यस सर निकाल लिया। अब देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पहले तो आपने चेक करना है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेसिकली वो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस में, जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस में जो फंक्शन होता है, अगर उनमें वेक्टर स्पेस ना हो तो फिर हम उसको वैसे फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों ही वेक्टर स्पेस हो तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है ना। रिपीट कर। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा फंक्शन होता है, वैसे तो आपको पता है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है एक सेट से दूसरे सेट में, ऐसे ही होता है ना। फंक्शन पढ़े हुए हैं ना आपने, ये देखिए ये फंक्शंस पढ़े हुए हैं ना आप लोगों ने, ये फंक्शंस तो पढ़े हुए हैं। ऐसा फंक्शन जो एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस में हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आ गई है। अब देखिए यहाँ पे हम जिन ट्रांसफॉर्मेशन में, आपको पता है आर स्क्वायर और आर क्यूब दोनों जो है वो वेक्टर स्पेसेस होती है। तो यहाँ पे हम जिन ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है वो एक तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में है, इसको टू डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और एक आर क्यूब से आर क्यूब में है, इसको हम थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हम इन दो ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगे यहाँ पे। वैसे तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसी भी डायमेंशन के वेक्टर स्पेस से किसी और डायमेंशन के वेक्टर स्पेस में हो सकती है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी हो सकता है कि वेक्टर स्पेस एक तरफ R4 हो और दूसरी तरफ R क्यूब या R स्क्वायर हो या खाली R हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक तरफ R क्यूब हो और दूसरी तरफ जो है वो R5 हो या R4 हो। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन में एक तरफ भी वेक्टर स्पेस होनी चाहिए, दूसरी तरफ भी वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। तो इसमें ये है कि ये ट्रांसफॉर्म करती है एक स्पेस के वेक्टर्स को दूसरी स्पेस के वेक्टर्स में। ठीक है। एक और आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि आपकी जितनी भी जो एनिमेशंस है कंप्यूटर साइंस में, चाहे वो जावा में हो, चाहे वो सी प्लस प्लस में हो या एंड्रॉयड में हो, जिसमें भी हो, वो सब के सब इंटरनली जो है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करती है। यानी आपके कंप्यूटर में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो इसके बैकएंड पे क्या यूज हो रही होती है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है आगे इसके एक और टॉपिक भी आता है, वो आपके सिलेबस में तो नहीं लेकिन एमफिल में होता है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी स्पेसिफिकली ये कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो यूज होती है, यानी एनिमेशन के लिए। ठीक है ना, या कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो पहली ट्रांसफॉर्मेशन है इसका नाम है रिफ्लेक्शन। कौन बताएगा रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। जी बताइएगा, रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। हाँ जी भाई, किसी को नहीं पता रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। सर रिफ्लेक्ट का मतलब तो होता है टकरा के कुछ चीज वापस जाती है। हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब बेसिकली इसमें होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब होता है, देखिए अगर आप शीशे के आगे खड़े हैं तो आपका जो सामने साया नजर आ रहा होता है शीशे के अंदर, जो आपकी पिक नजर आ रही होती है वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। अगर आप पीछे चले जाए तो आप देखेंगे वो जो शीशे में नजर आ रही होगी वो भी पीछे चले जाएगी। आप जितना आगे आ जाएंगे वो भी उतना ही आगे आ जाएगी। तो इस चीज को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्शन जो है। अब देखिए जब हम आर स्क्वायर में यानी 2D रिफ्लेक्शन ले, तो या तो वो अगेंस्ट होती है किसी लाइन के। ठीक है ना। और अगर हम 3D रिफ्लेक्शन ले तो वो अगेंस्ट होती है किसी प्लेन के। ये चूंकि हमारा रियल लाइफ में 3D होता है, तो हम जब शीशे के आगे खड़े होते हैं तो शीशा एक प्लेन होता है। ठीक है ना। जो 3D रिफ्लेक्शन है वो प्लेन के अगेंस्ट होगी किसी के, और जो 2D रिफ्लेक्शन है वो अबाउट
किसी लाइन की होगी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब हम एक्स एक्सिस के गिर्द रिफ्लेक्शन लेते हैं, ये देखिए अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपको पता है एक्स एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे तो ये ऐसे होगा, ये देखिए इधर आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसी तरीके से इधर एक्स डैश एक्सिस और इधर वाई डैश एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए जब आपने एक्स एक्सिस के अगेंस्ट लेना है तो यहाँ पे कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं कोई ना कोई, क्या होंगे एक्स और वाई। तो जब आप एक्स एक्सिस के पास खड़े हैं तो इस लाइन के अगेंस्ट ये पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आएगा, जैसे मैंने फिगर में ड्रॉ किया है। तो ये इधर आपको पता है इस साइड से तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई की साइड से क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अबाउट एक्स एक्सिस ले तो ये देखिए लिखा हुआ है ये एक्स वाई को किस में चेंज कर देती है, एक्स ऐसे ही रहता है और वाई जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस वाई में। यानी जब हम रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लेते हैं तो टी एक्स वाई जो है वो किस में चेंज हो जाता है, एक्स माइनस वाई में। यहां तक क्लियर हुआ? जी भाई, ये देखें ये वाली वही रिफ्लेक्शन ली हुई है कि हम एक जनरलाइज्ड वेक्टर लेते हैं, ये देखें ये जनरलाइज्ड वेक्टर लिया और इस पे रिफ्लेक्शन लगाई टी ऑफ एक्स वाई, तो ये किसके इक्वल हो गया, एक्स माइनस वाई के। ये आता कैसे है, ये मैंने आपको फिगर बना के यहाँ पे शो किया है, ये देखिए एक्स वाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है। अब हमने एक्चुअली इसकी क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। तो इसकी मैट्रिक्स बनाने का तरीका ये है कि हम इसमें स्टैंडर्ड बेसिस का पहला वेक्टर पुट करते हैं। जब मैं इसमें पहला वेक्टर पुट करूंगा तो आपको पता है आर स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए ये जिसको मैं अभी एन सर्कल कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस। तो अगर आप इसकी स्टैंडर्ड बेसिस दिखे तो इसमें दो वेक्टर आते हैं 1 0 और 0 1। तो हम यहाँ पे एक्स वाई की जगह क्या पुट करते हैं 1 0, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 0। लेकिन चूंकि 0 ना माइनस होता है ना प्लस, इसलिए 1 0 ही रहेगा। इसी तरह से जब हम 0 1 इसमें अप्लाई करेंगे, ये देखें टी ऑफ 0 1 आ रहा है माइनस का आ रहा है। तो अब जब आप इसको वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए इसको कॉलम फॉर्म में हम लिखते हैं, पहला वेक्टर क्या आ जाएगा 1 0 और दूसरा क्या आ जाएगा 0 माइनस 1। ये उसकी मैट्रिक्स बनी है आपके पास रिफ्लेक्शन की। टू डायमेंशन में जब रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होती है तो हमारे पास ये वाली जो है मैट्रिक्स आ जाती है। तो देखेंगे टेबल को देखें, उसके बाद इसी टेबल में आपको नजर आ जाएगा कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस है, ये रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस थी, वो क्या है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, फिर रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये देखें। अच्छा पहले रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस देखें, अगर आप देखेंगे तो उसका फार्मूला ये बनता है अबाउट वाई एक्सिस जो है रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, तो उसका फार्मूला ये बनता है कि अगर आप उसमें वेक्टर दें टी एक्स वाई तो वो वाई को तो अनचेंज रहेगा लेकिन एक्स किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो जब आप इसमें स्टैंडर्ड वेक्टर पुट करेंगे, ये देखिए 1 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -1 और 0। और जब आप 0 1 पुट करेंगे तो वो अनचेंज रहेगा क्योंकि 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, 0 और 1 के, ठीक है। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 1। यानी जब भी आप टू डायमेंशनल वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अगेंस्ट या अबाउट वाई एक्सिस। जी भाई क्लियर हुआ है? यस सर। आगे देखिए नेक्स्ट जो इसी जो है रिफ्लेक्शन, इसी का आगे नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। ये एक लाइन है रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। आपने टेबल जो है ये सारा कुछ बुक से ही याद करना, बुक पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये वाला। ये तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये देखें आपको पता है अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें तो y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है वो ये वाली ड्रॉ होगी, ये जो आपके सामने जिसको मैं डबल कर रहा हूँ, ये देखें ये y इज इक्वल टू। अब आपने इसके अगेंस्ट रिफ्लेक्शन लेनी है, अगर आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स हो एक्स वाई, जब वो इस लाइन के अगेंस्ट दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा वाई एक्स, यानी x का कोऑर्डिनेट y में चेंज हो जाएगा, y का कोऑर्डिनेट x में चेंज हो जाएगा। ये आप ग्राफ पेपर पे चेक भी कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब आपने इसकी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स बनानी है, तो आपको पता है कि ये जो इसका फार्मूला ये है कि टी ऑफ एक्स वाई किसमें चेंज होता है, टी ऑफ वाई एक्स में। तो जब आप उसमें स्टैंडर्ड वेक्टर 1 0 देंगे तो वो किसमें चेंज होगा, 0 1 में, और जब आप 0 1 देंगे वो किसमें हो जाएगा, 1 0 में। तो इसका 1 0 पता चला है। यस सर। आगे ये था 2 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन का। अगले पेज पे आ जाए, 3 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन है। ये टेबल बना हुआ देखें जरा, अगले नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज निकालें। और इसमें ये है कि अगर ये 3 डायमेंशनल है, जाहिर है इसमें फिर हम क्या ले रहे हैं, आर क्यूब ले रहे हैं। तो जो आर क्यूब होती है उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है उसमें 3 वेक्टर होते हैं। ये अब हम यहाँ पे आर क्यूब लेंगे एज अ वेक्टर स्पेस, और उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है उसमें 3 वेक्टर होते हैं, 1 0 0, ये आपको पहले बताया हुआ है, 0 1 0, और क्या आ जाता है 0 0 1। ये उसकी स्टैंडर्ड बेसिस में 3 वेक्टर होंगे। अब इसका फार्मूला क्या बनता है, जब हम एक्स वाई प्लेन के अगेंस्ट रिफ्लेक्शन लेते हैं तो वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स तो उसके ऐसे ही रहते हैं, जेड जो है वो माइनस हो जाता है। आप बुक से देख सकते हैं, फिगर भी बनी हुई है, आप लोग देखें। फिर हम उसका फार्मूला फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि टी एक्स वाई जेड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, एक्स वाई और माइनस जेड में। अब आप इसके स्टैंडर्ड वेक्टर जो है बेसिस के, उनको बारी बारी इसमें पुट करें। जब 1 0 0 को पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1 0 0 1 0 और माइनस 0। चूंकि 0 ना माइनस होता है ना प्लस, इसलिए ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। जब आप उसमें ये वाला वेक्टर पुट करेंगे 0 1 0, तो ये भी 0 1 और एंड वाला 0 जो है वो माइनस हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो माइनस 0 तो 0 ही होता है ना, प्लस होता है ना माइनस, उसका माइनस भी वैनिश हो जाएगा। जब आप उसमें ये तीसरा वेक्टर पुट करोगे 0 0 1, तो आपके पास आंसर आएगा 0 0 -1। तो आपके पास जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन 3D में अबाउट एक्स वाई प्लेन, तो ये बनेगी। इसी तरीके से आप अबाउट वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन जो है वो बुक पे देखें, अबाउट वाई जेड और जेड एक्स प्लेन बिल्कुल इसी तरीके से बनी हुई है, देखें जरा। आप लोग देखें इसको बुक से। उसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक पूरे 5 मिनट बाद स्टार्ट कराता हूं। आप ये वाला टॉपिक अभी देख लें, जो इशू हुआ फिर मुझसे पूछ लीजिएगा आफ्टर 5 मिनट्स। जी बेटा बताएं, देख ली हैं ये रिफ्लेक्शंस? यस सर। हो गया ना क्लियर? ये बिल्कुल उसी पहली वाली बनी है, उसी तरह बुक पे पेज पे बना हुआ है। अच्छा यस मुझे सर। ये बताएं, प्रोजेक्शन क्या होती है, कोई बताएगा? प्रोजेक्शन क्या होती है? जी कोई बताएगा प्रोजेक्शन? चले, प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का साया, ठीक है ना। ये देखें, जैसे यहाँ पे ये देखें, पहले हम 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन देखते हैं, फिर इसके बाद 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन भी इसी तरह उसके ऊपर बुक पे ऊपर वो टेबल बना हुआ है। ये सारे टेबल्स आपने याद करने, याद क्या करेंगे, एक दो दफा देख लेंगे आपके जेहन में बैठ जाने हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेक्टर है एक्स वाई, ये देखिएगा ये जो एक्स वाई है, इधर एक्स एक्सिस, अगर मैं इसकी ऑन टू एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन लेता हूँ तो आपको पता है ये वेक्टर जब इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आके गिरेगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है जब हम किसी वेक्टर एक्स वाई की एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं
तो वो टी एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स जीरो के, यानी उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एज इट इज रहता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब हमने इसकी मदद से हमने इसकी मैट्रिक्स निकालनी है। तो ये देखिए अब हम चूंकि आर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो आर स्क्वायर में आपको पता ही है जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है उसके वेक्टर्स होते हैं 1 0 और 0 1। जब हम 1 0 इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 0। लेकिन जब हम 0 1 पुट करेंगे तो पहले वाला 0 तो जरूर रहेगा, दूसरे वाला 1 क्या बन जाएगा, वो भी 0 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 और 0 0 0। जी भाई क्लियर हुआ है कैसे बननी है। इसी तरीके से जब हम, चले मैं यहाँ पे बना देता हूं, जब हम प्रोजेक्शन ऑन टू वाई एक्सिस लेंगे तो ये देखिए इस तरफ क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस, इस तरफ क्या आ जाएगा वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस और यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई एक्सिस, और हमारे पास वेक्टर क्या है, एक्स वाई वेक्टर है। तो ये देखें ये वेक्टर अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट जब हम वाई के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाई के ऊपर इस तरह से आके प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये वाला चीज बन जाएगी। जब ये वाई के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई लाइन पे 0 होता है और वाई वाला कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा। इसका मतलब है इसका हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि टी एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 0 वाई के। उसका एक्स 0 बना था, इसका क्या बनेगा 0 वाई। तो जब आप इस पे स्टैंडर्ड वेक्टर्स मैप करेंगे या वहां 1 0 मैप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 0। इसी तरीके से जब आप 0 1 मैप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरफ मैं लिख देता हूँ, वो बन जाएगी 0 0 0 और 1। ये वाली मैट्रिक्स बनेगी जब हम प्रोजेक्शन किस पे लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जब हम ऑन टू एक्स एक्सिस लेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, और जब हम ऑन टू वाई एक्सिस लेंगे तो ये वाली बनेगी। इसी तरीके से जो 3 डिमेंशनल होती है, नेक्स्ट पेज पे देखें 3 डिमेंशनल प्रोजेक्शन है। 3 डिमेंशनल होती है वो किसी प्लेन के ऊपर होती है। जैसे ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक इस तरह से 3 डिमेंशन में ले लेता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा वाई एक्सिस और इधर क्या हो जाएगा जी एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैंने ये मेरे पास अब स्पेस के में होगा वेक्टर, क्योंकि ये 3 डिमेंशन है तो वेक्टर क्या होगा एक्स वाई जी। अब अगर मैं इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करता हूँ एक्स एक्स जेड प्लेन पे, एक्स जेड प्लेन पे, तो ये देखिए ये इस तरह से एक्स जेड प्लेन के ऊपर आकर गिर जाएगा। जब ये एक्स तो ये वेक्टर बन जाएगा एक्स जेड प्लेन के ऊपर। अब एक्स जेड प्लेन के ऊपर इसका एक्स भी वही रहेगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और जी भी वही रहेगा, ठीक है ना। तो वाई कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका मतलब है इसका फिर फार्मूला एक्स जेड प्लेन के ऊपर इसका फार्मूला ये बनेगा एक्स वाई जी जो है उसमें वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा और बाकी वही रहेंगे, यानी इस तरह से। इसी तरीके से जब हम इसको वाई जेड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो जेड 0 हो जाएगा और एक्स वाई ऐसे रहेंगे। जब वाई जेड प्लेन पे करेंगे तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई जेड ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो ये उस बुक पे बनी हुई है, इनकी मैट्रिसेस ऑफ प्रोजेक्शन भी बनी हुई है, ये आप लोग देखें। देखें अगर कोई इशू आता है तो मुझसे पूछे। देखें जरा बुक पे पेज नंबर है ये सारे पेजेस इकट्ठे ही हैं जहां से बुक से ही हम लोग कर रहे हैं। ये पेज नंबर है 261, ये देखें जरा। जी भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जी भाई कोई इशू प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आप लोग बोल ही नहीं रहे। आप लोग भाई बताएं तो सही, क्लियर है? जी सर क्लियर है।
आगे देखिए, आगे रोटेशन आ जाता है। नेक्स्ट अगर आप उसी पेज के नीचे देखें तो नीचे ये रोटेशन दिया हुआ है। अब जब भी हम रोटेशन की बात करते हैं तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हुए हैं। तो ये देखिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं। तो ये देखिए जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के या पॉइंट के एक्स वाई होते हैं, और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें क्या होंगे, आर थीटा होंगे। ठीक है, और इनकी रिलेशन भी आपको याद होगी, मैट्रिक में भी है, एफएससी में भी है, यहाँ भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हो तो आपने उनको उसमें चेंज करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में तो ये फार्मूला होता है x इक्वल टू आर cos थीटा और y इक्वल टू आर sin थीटा। और अगर आपके पास उसमें दिए गए हों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और आपने उनको पोलर में चेंज करना है तो आपके पास ये फार्मूला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये वाला जो है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। ये है, अगर देखें ये जो एक्स वाई अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है तो इसी को जो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r cos थीटा और r sin थीटा। x जो है वो r cos थीटा और y क्या है, r sin थीटा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, चले ये मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये देखिए जब हम एक वेक्टर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको पता है ऐसे होता है ये इधर, और वो यूनिट वेक्टर है। ये देखिए हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। जो जब वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो आपको पता है जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मॉड जो होता है वो यानी आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स है तो वो क्या होते हैं, आर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा की जगह सिर्फ कॉस थीटा क्योंकि आर 1 है, और इसी तरीके से आर साइन थीटा की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, आर मॉड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। अब इस यूनिट वेक्टर को हम 90 के एंगल से रोटेट करते हैं। जब हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो ये 90 के एंगल से ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये देखिएगा तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स में ये जाहिर है पाई बाई 2 ऐड हो जाएगी यानी थीटा, ये